मित्रों नमस्कार। देश के सभी किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और मेरा उद्देश्य है कि किसान को खेती का सत्य बताया जाए, उसी विषय में मैं लगा हूं। और उद्देश्य मेरा ये है कि किसी ज़माने में कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। खेती को इस दुनिया में सबसे उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था, लेकिन आज की तारीख में किसान हमारा देश का, वो कुछ चंद बड़े किसानों की बात छोड़ दो, नहीं, जो आम किसान है 80% 85% जो लघु सीमांत श्रेणी का किसान है, उसके साथ बड़ी समस्याएं हैं। और एक ज़माने में कहते हैं किसान को अगर कोई नौकरी देता था तो नौकरी को ठुकरा देता था, क्योंकि नौकरी में वेतन बहुत कम था और किसान के यहाँ इतना अनाज हो जाता था कि वो कई नौकरियों के बराबर था। आज किसी किसान से अगर कहा जाए कि तुमको तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिलनी है, तो वो 2-4 बीघा ज़मीन बेचने के लिए तैयार रहता है। ये स्थिति है आज देश के किसानों की। आज के 60-70 साल पहले ऐसा कोई किसान नहीं था जिसके घर में 2-4-10 तोला सोना और 1-2 किलो चांदी ना हुआ करती हो, क्योंकि भौतिक बात था नहीं, भौतिक संसाधन थे नहीं, सामान्य सा सरल सा जीवन था। और किसान ने जो भी अनाज बेचा, अनाज बेचने के बदले में वो सोना और चांदी ही खरीद के रखता था, क्योंकि ये कहीं भी चीज़ें छुपा के रखी जा सकती हैं। आज देश का किसान कर्जदार हो गया। आज के 70 साल पहले देश में कोई भी किसान, आपने कभी घटना नहीं सुनी होगी किसान ने साहब आत्महत्या कर ली खेती में घाटा हो जाने के कारण। आज खेती में घाटा हो जाने के कारण देश के बहुत सारे किसान सुसाइड करते हैं। तो किसी किसान के पास सोना चांदी नहीं बचा, किसी के किसान सुसाइड करने लगे और किसान कर्जदार हो गए। ये स्थिति अपने आप में ख़राब है, क्योंकि खेती का जो ऑब्जेक्ट ये था कि वो हंसे और मुस्कुराए और दुनिया भर को खाना खिलाए और ख़ुद भी प्रसन्न रहे, ख़ुद भी खाए। आज आपके सामने, सबके सामने स्थिति है कि किसान भी जो फ्री का राशन पा रहा है। मुद्दा मेरा मित्र इतना सा है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा पता हो, उद्देश्य खेती का उद्देश्य क्या है। आज की तारीख में हमने पढ़े लिखे लोगों ने किसान को खेती के उद्देश्य से भटका दिया, जबकि मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज जो है, खेती के ऑब्जेक्ट को भली भांति समझते थे। तब उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो प्रॉब्लम आज है। तो खेती का ऑब्जेक्ट है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खेती में हम सबके सुखी जीवन की कामना करते हैं। इस भूमंडल पर, इस धरती पर जो खेती करेगा, तो ये ज़मीन, मैंने बोला कई बार, इस धरती माता को बहुत सारे जीवों को पालने पोसने की जिम्मेदारी सौंपी है परमात्मा ने। हम ये समझने लगे ये खेत हमारा है और इस खेत में जो कुछ बोऊं बस मेरे लिए हो जाए। तो धीरे धीरे खेती में कुछ ऐसे कार्यक्रम लॉन्च हुए। मैंने बार बार कहा कि एक चीज़ को बस मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 1960 में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, वो मेरी मजबूरी थी, वो मेरी ज़रूरी थी। और 1990 में जब खाद्यान्न उत्पादन में मैं आत्मनिर्भर हो गया, उसके बाद जो आधुनिक कृषि तकनीकी के नाम पर ज़मीन को ख़राब करने का काम, ज़मीन के नीचे के पानी का दोहन करने का काम, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने का काम आज भी बदस्तूर जारी है। मित्र, जब मैं खेती से भटक गया, खेती में लालच मेरे दिमाग में आ गया। लालच पहले भी था, लेकिन पहले पवित्र लालच था
इस प्रकृति को कुछ देने के बाद मैं मांगने का प्रयास करता था। माँ को कुछ देता था, उसके बदले में माँ हमको देती थी। आज की तारीख में मैं माँ को कुछ देना नहीं चाहता हूँ, प्रकृति को मैं कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ और प्रकृति से लेना बहुत कुछ चाहता हूँ। तो मैं जोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ नेचर के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी ज़मीन में ह्यूमस कम हो गया। बार बार मैं एक शब्द ह्यूमस, मेरी हर कहानी में, हर वीडियो में ह्यूमस की बात ज़रूर आती है, और क्यों ना आए। इस संसार का पालन पोषण करने की संपूर्ण जिम्मेदारी इस धरती की है, जिस धरती में मैं बैठा हूँ। और अगर इंसान ने इस धरती की अहमियत को नहीं समझा, इस धरती को कंसीडर नहीं किया, इस धरती के दुख दर्द को नहीं जाना, तो कल्पना करिए थोड़ा सा कि इस धरती में किसी ज़माने में 1% से अधिक ह्यूमस की मात्रा थी, जो आज गिर करके 0.3% रह गई। कहीं कहीं तो ये 0.2% तक पहुंच गई। तो जब आपकी धरती माता ही बीमार हो चुकी है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बची है, उसके और मेरी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। भाई देश की आबादी भी बढ़ गई और हमारी भौतिक ज़रूरतें भी बढ़ गईं, तो संपूर्ण आबादी को भरपेट भोजन भी मिल जाए, साथ साथ मेरी भौतिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। इस अभिलाषा में जो मैं खेती का तौर तरीका है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। लोग ये कहते हैं हमसे कि अगर हम ये तौर तरीके नहीं अपनाएंगे तो फिर मेरी खाद्य ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। ये उनका सोचना गलत है। इस धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि मेरी हर ज़रूरत पूरा कर सकती है। तो हमें मित्र इस धरती की ज़रूरत को देखना है कि धरती मेरी कैसे जीवंत हो जाए। तो धरती के बारे में सिंपल सा विज्ञान है। जब मैं इसको माँ कहता हूँ, माँ का मतलब है कि ये जिंदा है। और जिंदा दिली है क्या? इस ज़मीन की कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इस ज़मीन में बहुत सारा जीवन है। इस ज़मीन में केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, चींटी है, चींटा है, चूहा है, सांप है, बिच्छी है और लाखों प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं। कुछ हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं। कल्पना करिए इस ज़मीन में जो लाखों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जब मैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई हैवी इंसेक्टिसाइड डालूंगा तो उनका जीवन का क्या होगा? तो मैं जब पेस्टिसाइड डालता हूँ कि जड़ की सूंडी से बचना है, दीमक से बचना है, वाइट ग्रब से बचना है, और इनसे बचने के लिए मैंने थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, फ्यूराडान डाल दिया, तो ये जीवन तो इसका गया। तो ज़मीन की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो नष्ट हो गई। इसके बाद अब इसमें हम 3 टन का, 4 टन का हैवी ट्रैक्टर दौड़ाते हैं, 10-10 कुंटल के भारी भरकम जो है कृषि यंत्र इसमें लगाते हैं, तो उसके कारण मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब देखिए आप, ज़मीन को जिंदा बनाए रखने के लिए, ज़मीन की खूबसूरती के लिए इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सबसे प्रमुख हैं कि यानी कि ज़मीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतु बने रहें। चूँकि वो मर गए, फिर ऊपर से ट्रैक्टर, तो केमिकल डाल कर तो मैंने इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ख़राब की, फिर हैवी ट्रैक्टर चला के इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ख़राब की। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जांच करता हूं कि साहब ज़मीन में ह्यूमस कितना है, नाइट्रोजन कितना है। क्या करेंगे ये जांच करके आप? चूँकि जब ज़मीन मर ही चुकी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब एनालिसिस करेंगे तो यही पाएंगे कि भाई आपकी ज़मीन का पीएच बढ़ गया है, आपकी ज़मीन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी ज़मीन में फास्फेट की कमी है, आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, पता चल गई, पूरी कैसे करोगे? तो इस ज़मीन की खुराक, इस ज़मीन की प्रतिपूर्ति बाजार से नहीं हो सकती। ये माँ मनुष्य का प्रेम चाहती है कि मनुष्य इसके साथ वो व्यवहार करे जो इसको करना चाहिए।
क्योंकि ज़िंदगी मित्र जीवन हमारा निरंतर है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे, बच्चों के मरने के बाद उनके बच्चे, जैसे मेरे बहुत सारे फोर फादर मरते चले गए और आज मैं हूँ, तो मेरे मरने के बाद भी तो कोई आएगा। तो आज की तारीख में चूँकि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग, और आपकी भी, चूँकि किसान की भी आदत बन गई है, शार्ट टर्म बात करता है कि साहब मेरे चने में इल्ली लग गई है। अरे लग गई है तो लग गई है, क्या करोगे। इल्ली क्यों लग गई है? कल भी मैंने बोला था, इल्ली इसलिए लग गई है क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाँ नहीं हैं। मेरे चने में साहब विल्ट लग गई है, उकसा लग गया, यानी विल्ट लग गया, चना सूख गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि उस ज़मीन में फ्यूजेरियम है। अब ज़मीन में जो फ्यूजेरियम है, जो ख़तरनाक होता है, चने को, मटर को, मसूर की किसी भी दलहनी फसल में विल्ट के नाम सर उकठा रोग के नाम पर आता है और पैचेज में प्लांट सारे सूख जाते हैं। उसको जड़ से समस्या का निदान करना है। तो ज़मीन जब जिंदा होगी, जब इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक होंगी तो ऐसा नहीं होगा। इल्ली लग गई है, जब चिड़ियाँ होंगी तो इल्ली नहीं लगेगी। तो नाना प्रकार की बीमारी और नाना प्रकार के जो कीट पतंगे हैं, उनका समाधान नेचर के पास है। मुद्दा ये है कि आज सोशल मीडिया में किसानों को, जैसे आपने सुना होगा, इधर पिछले 1 साल से मुझको कई किसानों ने बताया, सचान साहब मैं तो अपनी ज़मीन में खली डाल देता हूँ 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब ये अप्राकृतिक है। खली फसलों का भोजन नहीं है, ध्यान रखिए आप। खली फसलों का भोजन नहीं है। प्रकृति को अगर समझना चाहेंगे तो खली गाय, दुधारू भैंस का भोजन है। वो खली अगर गाय भैंस खाती और फिर उसका गोबर मैं खेत में डालता तो भी उसको खली की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ मिलती। बीच में दूध हमको एक्स्ट्रा मिल जाता, जिसमें फैट होता। कुछ किसान भाई दूध का, कल एक देख रहा था कि कोई कह रहा गाय के दूध का इतना पानी मिला करके, इतना मट्ठा मिला करके, ये मिला करके अगर इसका स्प्रे किया जाए। कुछ लोग इस अपनी फसल को अल्कोहल यानी शराब, पानी में शराब मिला के इसमें स्प्रे करते हैं। कुछ लोग जो किराए की ज़मीन ले लेते हैं, ये धरती देखिए, मैंने बोला है माँ है और माँ की कोख, आज देश की 30% माँ की कोख गिरवी है। यानी जो बड़े किसान थे, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए, कुछ बिजनेस हो गया, वो खेती छोड़ करके शहर में चले गए और अपनी ज़मीन को 10,000, 15,000, 20,000 रुपया एकड़ दे जाते हैं 2 साल के लिए। अब जो किसान ये ज़मीन ले लेता है, वो किसान क्या करता है, क्योंकि उसको तो 15,000 रुपया एकड़ में मिली है, 2 साल के लिए मिली है, 30,000 रुपया 1 एकड़ ज़मीन का उसको देना है। तो अब उसे अर्निंग करनी है, उसको इस ज़मीन से मोहब्बत नहीं है, तो इसमें नमक डालता है, इसमें डिटर्जेंट डालता है और अपनी फसल को ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करता है। मित्र, एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि परमात्मा इंसान को नहीं बनाता तो ज़्यादा अच्छा था। इस पंच महाभूत ने 84 लाख योनियों की रचना के बाद फिर मनुष्य योनि की रचना की, और मनुष्य को निर्देश है परमात्मा का कि तुम जाके इस व्यवस्था को, इस बगिया की रूपी व्यवस्था को ठीक करोगे। और मैं क्या करने लगा यहाँ पर? हालांकि मेरे फोर फादर बहुत अच्छे थे, मेरे पिता लोग, जो बाबा लोग थे, वो इस चीज़ को समझते थे, खेत की मेड़ बनाते थे, उसके मैर साफ करते थे, दिन रात वहाँ लगे रहते थे, धरती की सेवा करते थे, पशु पालते थे, गोबर लौटाते थे खेत को, किसी चीज़ में आग नहीं लगाते थे। लेकिन आज हम लालच में आकंठ डूब गए। हमको तो इतना चाहिए खेती से, क्योंकि मुझे कार खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे ये करना, फिर माँ मरती हो तो मर जाए। मैं बता दूं सत्य कि वर्तमान समय में, मैं बार बार कहता हूं, कृषि समझदारी का विषय है। और अगर दर्शन के आधार पर आप देखेंगे तो कृषि पूजा है, कृषि भगवान की भक्ति है, कृषि साधना है, कृषि आराधना है, कृषि धर्म है। कृषि से बड़ा संसार में कुछ नहीं, कोई कर्म नहीं है जो कृषि से बड़ा हो।
क्योंकि किसान पंच महाभूत की पूजा करता है, सूरज को अर्घ देता है, पानी को देखता है, ज़मीन को देखता है, जंगल लगाता है, पशु पालता है, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर के किसान ही चल सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजीज ने, एग्रीकल्चर कृषि तकनीकियों ने उसे शॉर्टकट रास्ते दिखाए। आज मेरे एक मित्र ने एक वीडियो बनाई कि सोने की चिड़िया का भारत कैसे धीरे धीरे लुटता चला गया। आप सब लोग जानते हैं इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि हर गरीब के घर में भी 2-4 किलो चांदी और 10-20 तोला सोना हुआ करता था। वो तो बिकी गया। किसी जमाने में कागज का 100 रुपए का नोट, उसमें लिखा रहता था, मैं धारक को मांगने पर इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आज कागज के नोट से ये मिटा दिया गया कि मांगने पर लिखा है मैं अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज अपने पास रखे हुए रुपए ले जा करके रिजर्व बैंक से कहे कि भाई अपने रुपए रखो, मेरा सोना लाओ, तो नहीं मिलेगा। तो हमारा देश ऐसा हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि हमारे देश का संपूर्ण कारोबार गांव पर, कृषि पर ही टिका हुआ है। इस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था देखा जाए तो खेती पर टिकी हुई है। अब है क्या कि गन्ना, किसान गन्ना बोता है, लेकिन गन्ने से जब चीनी बनती है तो उससे जो देश को मिलता है वो शुगर इंडस्ट्री का जीडीपी में काउंट होता है। कपास किसान पैदा करता है और कपास से जो कपड़े बनते हैं काटन से, वो काटन इंडस्ट्री को जाते हैं। किसान की जब गाय भैंस मरती है और उसके चमड़े से जब कुछ चीज़ बनती है, मटेरियल, जूता चप्पल बनता है, तो वो लेदर इंडस्ट्री को जाता है। किसान के जौ से जो दारू बनती है वो डिस्टिलरी इंडस्ट्री को जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दुनिया का कारोबार कृषि पर निर्भर है। और किसान अगर कृषि को समझदारी के साथ, ऑब्जेक्ट किसान का यही है कि धरती माता का वैभव सजा रहे और उसके बाद फिर मेरा कारोबार चलता रहे, तो ये धरती माता आपको कभी दुखी नहीं करेगी, कभी निराश नहीं होने देगी, कभी आपको आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करेगी, कभी आपकी आंख पर आंसू नहीं आने देगी। ये माँ है। माँ कभी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे दुखी हों। लेकिन जब माँ के बच्चे ही ना समझ हो जाएं, तो उसके लिए माँ की क्या जिम्मेदारी है। तो मित्र, मैं खेती में बार बार कहता हूँ कि धरती माँ की उर्वरता को ठीक करना है। तो धरती माँ की उर्वरता को ठीक करने के उपाय जब मैं बताता हूँ कि जितना भी फसल का अवशेष है वो जलाना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। जैसे आज की तारीख में ये पराली से पॉल्यूशन है, पराली मत जलाओ। और बीच में एक साइलेंट मोड में एक बात छुपी है कि पराली जलाइए तो मत, लेकिन पराली हमको बेच दीजिए 80 रुपये कुंटल में। आप सोचना जरा। तो कुछ इक्विपमेंट दिए गए हैं कि आपने धान काट लिया, फिर वो धान जो पुआल खड़ा है उसके बंडल बन जाएंगे, फिर बंडल बिक जाएगा। यानी ये पराली जब किसान जलाएगा तो पॉल्यूशन होगा, और पराली के ये बंडल जब इंडस्ट्री में जलेंगे तो पॉल्यूशन। समझने की बात ये कि पराली ये जलनी नहीं चाहिए, बिकनी नहीं चाहिए, पराली से खाद बननी चाहिए, पराली धरती माँ को वापस होनी चाहिए। तो एक तो ये हुआ कि जो फसलों का वेस्ट है, जो रेजिड्यू है, वो खेत को वापस जाना चाहिए। तो पशु खाए फिर गोबर करे तो वापस आए। अगर पशुपालन नहीं है तो एज इट इज जैसा भी है वैसा उस खेत को रिटर्न होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि अब ये चूँकि जैसे ये मेरे पास है, ये अवशेष है, घास फूस है, अगर ये मैंने दे दी तो ये फसलों का भोजन नहीं है। चूँकि ये भोजन है जीवाणुओं का, सूक्ष्म जीवों का, केंचुए का, दीमक का।
तो इसको तो केचुआ खाए, दीमक खाए, सूक्ष्म जीव खाएं, और फिर जब केचुआ मरेगा, दीमक मरेगी, सूक्ष्म जीव मरेंगे, जब जीवांश बनेगा, वो जीवांश हमारी ये फसल खाएगी। ये है चक्र। तो जाने अनजाने अगर मैंने बहुत सारी मात्रा में केमिकल डाले हैं ज़मीन में, मुझे उम्मीद है कि केचुआ मर गया, दीमक मर गया तो सारे जीव मर गए, तो उनकी पुनर्स्थापना के लिए जीवामृत है। अब जीवामृत भी हो गया, बायोमास भी हो गया। अब ये जो ह्यूमस बने वो मेरे खेत में टिका रहे, क्योंकि बरसात आएगी, और बरसात के सीज़न में अगर खेत ढालू है और खेत की मेड़ नहीं है, तो खेत से सरसर कह के बायोमास सब जितना भी भोजन बना है फसलों के नाम पर, वो सारा का सारा बह जाएगा। तो ये जो बन गया है उसको खेत में रोक के रखना, यानी खेत की मेड़ होनी चाहिए। मैंने कीड़ों की बात की, तो कीड़ों के लिए मैंने बोला कि खेत की मेड़ पर पेड़ होने चाहिए। अगर खेत की मेड़ पर पेड़ होंगे, और नाना प्रकार के पेड़ होने चाहिए, जिसमें जामुन का, नीम का, पाकड़ का, अर्जुन का, पीपल का, गूलर का, बरगद का, ये पेड़ प्रमुख हैं। इसके बाद आपकी मर्जी, आंवला लगाइए, नींबू लगाइए, अमरूद लगाइए, आम लगाइए, शरीफा लगाइए, खूब अपना बाग बगीचा लगाइए। लेकिन अगर आंवले का बाग है और कोई पेड़ नहीं है तो चिड़ियाँ नहीं आएंगी। अगर केवल आम का बाग है और आसपास कोई पेड़ नहीं है तो चिड़ियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि चिड़िया वहीं जाएगी जहाँ उसको 365 दिन भोजन का इंतजाम हो। पक्षियों का मुख्य भोजन इंसेक्ट है, लेकिन जब इंसेक्ट ना हो तब उनका भोजन फल हैं। तो जो मैंने बताया, गूलर है, जामुन है, पाकड़ है, पीपल है, बरगद है, अर्जुन है, नीम है, इनके फल पर वो पक्षी आश्रित रहते हैं। साथ ही साथ हमें देखना पड़ता है कि खेत के आसपास कहीं कोई वाटर बॉडीज है क्या, यानी जलाशय है, नहर है, नदी है, नाला है जिसमें पानी रहता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन के आसपास आपका खेत है तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा खेत के एक कोने में कहीं छोटा सा तालाब जरूर होना चाहिए, क्योंकि पक्षी अगर आएगा, खाना खाएगा तो पानी भी पिएगा, तो उसको पानी पीने की भी कोई ना कोई जुगाड़ होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा तालाब ना हो, बहुत छोटा तालाब हो, बस सुनिश्चित ये करना है कि जून के महीने में भी उसमें 1000-2000 लीटर पानी भरा रहे। मित्र, ये प्रकृति की माया है, पंचमहाभूत की माया है। आज जो हमारे सामने नाना प्रकार के चैलेंजेज हैं वो इसलिए हैं कि मैं पंचमहाभूत को, यानी न जल को कंसीडर करता हूँ, न सॉइल की फर्टिलिटी को कंसीडर करता हूँ, न जंगल को कंसीडर करता हूँ, न जानवर को कंसीडर करता हूँ। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं गन्ना बोऊंगा और 4 लाख का बेचूंगा, आलू बोऊंगा 10 लाख की बेचूंगी, टमाटर बोऊंगा और मैं 20 लाख का बेच लूँगा। मुझे लखपति करोड़पति का बनने का तो सपना खूब आता है, लेकिन अपनी सॉइल को करोड़पति लखपति बनाने का सपना मैं कभी नहीं देखता। ध्यान रखिए मित्र, ये पालनहार है माँ, और जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, मैंने फिर बोला, जिसकी माँ जिंदा है उसके बच्चे पर कोई आँच नहीं आएगी, और जिसकी माँ स्वयं पीड़ित हो उसका भगवान ही मालिक है। नमस्कार।